नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल के बारे में। और ख़ास तौर पर ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं आपको वो उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रख करके हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश को पुलिस को ध्यान में रख करके बच्चों की डिमांड थी, इस वजह से ये टॉपिक्स मैं बना रहा हूँ। आप वैसे भी पढ़ सकते हैं पुस्तक उठा करके, बाकी के चैनल के माध्यम से। मैं अब जो शुरू करूंगा इस टॉपिक के बाद वो भूगोल पढ़ाना शुरू करूंगा, ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करूंगा। इंडियन ज्योग्राफी के बिल्कुल जीरो से टॉपिक होंगे, आराम से नोट्स बनाएंगे। जो कि पुरानी वर्षों के पेपरों को देखेंगे, हम प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स को देखेंगे उठा करके, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के पुलिस के पेपर। तो उसमें जो जीएस का सेक्शन है जिसमें 38 क्वेश्चन आते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का, 76 टोटल मार्क्स वेटेज होता है उसका। उसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भूगोल के पूछे गए हैं, है ना। एक सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजी किसी भी एग्जाम को तैयारी करने की, क्रैक करने की ये होती है कि भैया पुराने पेपर निकालो और पुराने पेपर में से पूरा एक पोर्शन निकालो उसका, और पोर्शन में से ये चेक करो कि पूरे जीएस के पोर्शन में से कितने क्वेश्चन कौन से पार्ट देते हैं पुराने पेपर में, है ना। इसी हिसाब को लेकर के प्लानिंग रहनी चाहिए, स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तैयारी रहनी चाहिए, योजना रहनी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा जीके में भी। हालांकि जीके का भंडार है लेकिन फिर भी जीके कवर हो जाएगा। अगर 38 आ रहे हैं तो आप 35 करेंगे, 30 करेंगे, बिल्कुल विश्वास के साथ। आप चैनल के साथ पढ़ते रहिए, जितनी भी क्लासें आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कल एक मैराथन क्लास आएगी, पूरे 4 घंटे की या 5 घंटे की क्लास होगी। वो उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल का खास तौर पर पूरा निचोड़, पूरी एक मास्टर वीडियो होगी, पूरी एक मैराथन क्लास होगी, उसे देखना ना भूलें। और जिन पर समय नहीं है वो बाद में भी उसे देख सकते हैं। उसका टाइम लगभग 10 बजे से रहेगा, मैराथन क्लास उसे चलाएंगे उत्तर प्रदेश की, ठीक है, चैनल के माध्यम से। तो ये टॉपिक है यूपी पुलिस में जो खास तौर पर जियोग्राफी में या भूगोल में तुम्हें पढ़ने हैं, आपको तैयारी करनी है, तो इन टॉपिक्स को आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। और इन्हीं के हिसाब से हम चर्चा करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री इससे पहले पढ़ा दिया है, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास लगा के 1857 क्रांति से कांग्रेस की स्थापना से लेकर के इवन 1947 तक, भारत की आजादी तक पूरा पढ़ा दिया है। और प्लेलिस्ट बनी है चैनल में, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से उसे चेक कर लेंगे और देख लेंगे जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, ये चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे, है ना। आज ही के बाद हर दिन आपको एक टॉपिक इनमें से मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। तो नोट्स बनाते रहेंगे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मित्रों के साथ। तो देखेंगे इसमें आप, तो यूपी पुलिस का ये सिलेबस लिखा है भाई साहब हमने आपके सामने, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। खासतौर पर पुलिस लिख दिया, लेकिन ये टॉपिक्स तो भैया सभी एग्जाम्स में आते हैं, चाहे पीसीएस की परीक्षा दो या यूपीएससी की परीक्षा दो या उत्तर प्रदेश पुलिस की दो। तो खास तौर पे फिलहाल यूपी पुलिस की दो, लेकिन सपने ऊंचे और बड़े देखने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। तो बड़े भी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो टॉपिक यही रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिस्ट में लिखा है भारत की स्थिति के बारे में। तो बेसिक बात रहता है कि हमारे भारत की स्थिति विश्व में क्या है, कंडीशंस क्या है, कहां पर स्थित है दिशा के हिसाब से, है ना। कहां पर स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है, पूरब में है या पश्चिम में है, या गोलार्ध के हिसाब से पढ़ेंगे तो उत्तर में है भारत या दक्षिणी गोलार्ध में है। जैसे पृथ्वी हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में पढ़ते हैं। एक उत्तरी गोलार्ध होता है पृथ्वी का, एक हिस्सा उत्तर वाला, या उत्तर में नॉर्थ में बहुत सारे कॉन्टिनेंट या कंट्रीज हैं, और एक दक्षिण होता है, और दक्षिण में बहुत सारे देशों की संख्या होती है। तो इनमें से कौन सी में है, कौन सी रेखाएं जा रही है भारत के राज्यों से होकर के, सॉरी, है ना। तो ये देखना होता है। तो सबसे पहले टॉपिक में कंडीशन, स्थिति के बारे में बात करेंगे, कंडीशंस के बारे में इंडिया की, है ना, समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। दूसरा पढ़ लेंगे हम भारत की सीमाओं के बारे में, हालांकि इसी में शामिल है, जिन्हें मैंने अलग से लिखे हुए छांट के आपको सरलतम रूप देने के लिए, बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें 1 बाय 1 टॉपिक। सीमाओं के बारे में बात कर लेंगे, भारत की सीमा है ना, जैसे कौन कौन से देशों से लगी है, वो वाली सीमाओं की बात कर रहा हूँ। चीन हो गया जैसे, है ना, या पाकिस्तान हो गया, या नेपाल हो गया, है ना, ये भारत के क्या है पड़ोसी देश है ये भारत के, है ना। तो सीमाओं की बात करेंगे यहाँ पे, ये टॉपिक भी तैयार करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इजीली तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सरलतम रूप से जो हो सकता है वो मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की, ठीक है, चैनल के माध्यम से अपने। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को वैसे सरल बनाने के लिए 4 श्रृंखलाओं में बांट दिया, 4 छोटे छोटे पार्ट्स है इसके, है ना। जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। चौथे नंबर का शिवालिक आता है। सबसे पहला ट्रांस, जो ट्रांस इंडिया में कम है, तिब्बत में ज्यादा है, इस वजह से उसे पार हिमालय पढ़ते हैं। इंडिया में 2 हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक बृहद हिमालय का, एक लघु हिमालय का। जितनी कंडीशंस हैं वो इन दोनों हिमालय से पूछी जाती हैं। घूमने वाले स्थान की बात करें, नदियों की बात करें, घाटियों की बात करें, ऊंची चोटियों की बात करें
ठीक है। सॉरी, खांसी हो रखी है तो कोई दिक्कत नहीं। ग्लेशियर्स की बात करेंगे, सारे पॉइंट कहाँ पे आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है, हिमालय में। अब इसके अलावा जो अगला टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे पठारी वाला, पठारी प्रदेश, पठारों के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, या छोटे नागपुर का पठार है। पठार पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या विशेषता है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या इनका काम है अपने आप में, भौगोलिक स्थिति में कितने प्रतिशत भूभाग पर स्थित है ये भूगोल में भारत में, तो सब पढ़ेंगे। कौन सा प्राचीन है इनमें से। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नदियां। इनमें से क्वेश्चन आता है, या पुराना उठा के देखिएगा सेट, नदियों के संगम पूछेगा, या नदियों का निकलना पूछा जाता है, या नदियों के किनारे शहर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे देवप्रयाग पूछा गया है पुराने पुलिस के पेपरों में, और देवप्रयाग पुलिस के पेपरों में पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ एक नदी अलकनंदा मिलती है और एक मंदाकिनी है ना। ये संगम में कौन सी दो नदियां मिलती है, मंदाकिनी अलकनंदा, या अलकनंदा मंदाकिनी। उत्तराखंड का देवप्रयाग, देवों का प्रयाग, प्रयाग मतलब धार्मिक तीर्थ स्थल है ना, या भगवान या ईश्वर या देवता निवास करते थे तो नाम प्रयाग बोला जाता है ऐसे स्थान को, मतलब जहां नदियां मिलती हैं। झीलों के बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है, कुछ मानव रूप से निर्मित होती हैं झीलें, कुछ ज्वालामुखी रूप से, ज्वालामुखी के कारण निर्मित होती हैं। तो अलग अलग प्रकार झीलों के होंगे। मीठे पानी की झीलों को पढ़ेंगे, खारे पानी की झीलों को पढ़ेंगे, है ना, और लवणीय झीलों को पढ़ेंगे इसमें भारत के विषय में। खासतौर पर राजस्थान में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। हमारे पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा झीलें हैं, पूर्वी हिस्से में। कश्मीर में जाएंगे तो मीठे पानी की झील मिलेगी, सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कश्मीर में स्थित है ये, है ना। पर्यटकों के टूरिस्ट के हिसाब से देखें तो डल झील है जहाँ सबसे ज्यादा लोग घूमना पसंद करते हैं, पर्यटक घूमना पसंद करते हैं। आप भी कभी कश्मीर जाइएगा तो घूम के आइएगा उस झील को भाई साहब, जिससे उनका टूरिज्म बढ़ेगा, कुछ खर्चा पानी मिलेगा, है ना। वैसे आतंकवाद की वजह से वहां नहीं होता है कुछ। तो झीलें, जलप्रपात पढ़ेंगे, ये भी एक क्या है, टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन प्राकृतिक देन है, नदियां बहती हैं कहीं ना कहीं पहाड़ों पे, पर्वतों पे, पठारों पर। अगर नदियों के रास्ते में खड़ी चट्टान आ रही है और चट्टान से सीधा नीचे जा रहा है तो पानी नदी का जो खड़ी चट्टान से नीचे गिरता है उसी को झरना बोल देते हैं। उसी का क्या बोलते हैं, झरना, या इंग्लिश में वाटरफॉल्स बोलते हैं, या और ज्यादा अगर हिंदी में बात करेंगे भौगोलिक स्थिति में तो जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, या सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, कौन सी नदी बनाती है, तो ये प्रश्न आते हैं। कौन से राज्य में स्थित है ना। तो जोग जलप्रपात आपने सुना होगा, कुंचिकल जलप्रपात आपने सुना होगा, दुग्धधारा जलप्रपात आपने सुना होगा, हुंड्रू जलप्रपात आपने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो हम सुनाएंगे आपको, बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे और बताएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये दावा भाई साहब, इतना बता देना तुम्हारे दिमाग में ज्योग्राफी चली जाएगी बहुत अच्छे से, जैसे हिस्ट्री गई है। कृषि के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में चूंकि आप जानते हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, तब भी था और आज भी है। भारत की अधिकतम जनसंख्या कहाँ रहती है भैया, गाँव में रहती है। और गाँव में साधन क्या है, संसाधन का साधन क्या है, आय का साधन क्या है, आजीविका का साधन क्या है, रोजी रोटी का साधन क्या है, कृषि एग्रीकल्चर्स पर डिपेंड है लोग। डायरेक्ट डिपेंड है या इनडायरेक्ट डिपेंड है, लेकिन डिपेंड क्या है, एग्रीकल्चर्स पे। चूंकि 2011 की जनगणना यदि हम देखते हैं तो उसमें से 69 या लगभग अप्रोक्सीमेटली अराउंड ऑफ 70% पीपल लिविंग आर रूरल एरियाज, है ना, इन इंडिया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी जनसंख्या निवास करते हैं, और बिना को भैया जो आजीविका चलाने का संसाधन है वो क्या है, कृषि है। तो कृषि के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कृषि के कितने प्रकार के अलग अलग, भारत के आप जानते हैं भारत विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटी का देश है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्लाइमेट के आधार पर अलग अलग फसलें करी जाती है। कहीं धान सबसे ज्यादा हो रहा है, कहीं गेहूं सबसे ज्यादा हो रहा है, कहीं ज्वार सबसे ज्यादा हो रही है, कहीं बाजरा सबसे ज्यादा हो रहा है, कहीं अफीम की खेती हो रही है ना। तो सारी फसलों को, क्रॉप्स को, जो कृषि के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को पढ़ेंगे एग्रीकल्चर और कृषि के प्रकारों में। आगे बात करते हैं फसलों में, मैंने बता दिया फसल वही कृषि में लिख दिया है। बंदरगांव के बारे में बात कर लेंगे। तो बंदरगांव का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी ज्योग्राफी में भाई साहब, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है पोर्ट्स का। इतना बड़ा रोल है कि जो चीजें हमारे यहाँ नहीं हो रही हैं, उत्पादित नहीं हो रही हैं, जैसे खाद्य तेल, जो खाने का तेल होता है, जो सब्जी बनाने का तेल होता है, वो हमारे देश में इतना उत्पादन नहीं हो पाता है कृषि के तहत, एग्रीकल्चर के तहत, सोयाबीन के तहत, या जितनी ऑयली फसलें होती हैं, सूरजमुखी को ले लो, सोयाबीन को ले लो, और ले लो अलसी को ले लो, और बहुत सारी फसलें, कि जितना भारत की जनसंख्या के हिसाब से खाने के लिए उपलब्ध हो जाए देश में। तो भारत क्या करती है, आयात करती है भैया। तो भारत आयात करता है तेल को, खाद्य तेल को। तो कहां से आता है, बंदरगांव के माध्यम से, पानी के जहाजों के माध्यम से। तो बंदरगांव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रहता है। जो गाड़ियां इधर नहीं बनती है वो गाड़ियां अमेरिका से, ब्रिटेन से, वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया में आती हैं, वाई शिप्स, वाई सी, ठीक है, समुद्रों के माध्यम से, पानी के जहाजों से।
तो बंदरगाहों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। इवन अब नहीं, भारत के पुराने काल से, आप मौर्य काल में पढ़ लीजिए, आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ लीजिए, आप गुप्त काल में पढ़ लीजिए, बंदरगाहों के प्रमाण मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में जाएंगे तो लोथल बंदरगाह के बारे में आप पढ़ेंगे कई बार, है ना। उस समय भी लगभग 100 से ज्यादा देशों से अधिक देशों में हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे पश्चिमी देशों के साथ, एशिया के पश्चिमी देशों के साथ, जिसमें इराक की बात करें, ईरान की बात करें, सीरिया की बात करें, मिस्र की बात करें, टर्की की बात करें, है ना, उन देशों से व्यापार होता था। तो इंपॉर्टेंस है रोल किनका, बंदरगाहों का। तो हमें इतना डाटा नहीं पढ़ना पुलिस के हिसाब से, हमें क्या पढ़ना है, बंदरगाह भारत में कितने हैं, कौन से राज्य में कौन सा बंदरगाह है, कौन से सागर पे स्थित है, कौन से दिशा में स्थित है, बंदरगाह की अपनी इंपोर्टेंस क्या है, वो इतना हम पढ़ेंगे उसमें, है ना। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, गहराई में बनाया गया है सागर में थोड़ा सा। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, सबसे ज्यादा आयात और सबसे ज्यादा निर्यात भारत सरकार करती है। या देश में बनने वाला पहला बंदरगाह, जैसे कांडला विकसित हुआ था सबसे पहला बंदरगाह, गुजरात में स्थित है ये, और टैक्स फ्री बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह पढ़ते हैं इसको, क्योंकि ज्वार भाटे की स्थिति ज्यादा रहती है इस बंदरगाह के पास, तो ज्वारीय भाटा बंदरगाह इसे पढ़ लेते हैं, कांडला बंदरगाह को, है ना। वैसे गुजरात में बहुत सारे बंदरगाह है, तो बंदरगाहों को पढ़ेंगे। वैसे संख्या बंदरगाहों की कितनी है भाई साहब, 12 है संख्या बंदरगाहों की भारत में। बड़े बंदरगाह, माफ कीजिए 13 हो गए, तो 13 बंदरगाहों की संख्या बड़े, और छोटे बंदरगाह भारत में कितने, 185 है, 185 छोटे बंदरगाह। आगे पढ़ेंगे हम वनों को, टॉपिक वनों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जंगलों के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। भारत के, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी का जो संतुलन चल रहा है वो किससे चल रहा है भाई साहब, अगर व्यक्ति हैं, जनसंख्या, आपको पता है कल परसों एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड स्टेट पॉपुलेशन की, तो उसमें दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की हो गई, 1,42,86,00,000 जनसंख्या भारत की है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से। तो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इसके विपरीत प्रभाव पड़ेंगे आने वाले समय में। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हर व्यक्ति के लिए संसाधन तो जरूरी है ना, खाने के, पीने के, जाने के लिए, आने के लिए, कपड़े लत्ते, रहने के लिए, सारे संसाधन जरूरी है। और इनकी पूर्ति कहाँ से होगी, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को समाप्त करके पूर्ति होगी। जैसे कृषि समाप्त होगी सबसे पहला, तो घर मकान दुकान बनेंगे, तो जनसंख्या इतने बड़े पैमाने पर रहने के लिए कुछ आवास तो चाहिए, घर तो चाहिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहले खत्म हो रहा है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, जो कृषि हमारे देश में कृषि प्रधान देश था, जो लगातार खत्म होती जा रही है। तो जंगलों के बारे में बात करेंगे, वनों के बारे में बात करेंगे। तो ये बता रहा था इकोसिस्टम बना के रखना होता है सरकार को। सरकार हमेशा ध्यान देती है कि वृक्षारोपण करो, है ना। अगर अब गर्मी बहुत तेज पड़ रही है तो इसका भी एक बहुत बड़ा जो कारण रहता है कि वो वृक्षों का अभाव पेड़ों का अभाव है ना, वनस्पति का अभाव है। जितने लगते नहीं है उससे ज्यादा क्या होता है, काट लिए जाते हैं। बहुत सारे उसमें मानक रहते हैं विकासों के अलग अलग, तो इनके बारे में जनगणना को पढ़ लेंगे भाई साहब, क्योंकि जनगणना से जो क्वेश्चन आएंगे वो 2011 की जनगणना से पूछे जाएंगे। ठीक है, उद्योगों के बारे में पढ़ लेंगे कि भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे पहले कौन कौन से उद्योग लगाए गए, है ना। सूती वस्त्र के उद्योग की बात करें, या एल्युमिनियम उद्योग की बात करें हम, है ना, इस्पात के उद्योग की बात करें, जो जो इंडस्ट्री उन्होंने स्थापित करी भारत में, तो उनको पढ़ेंगे उद्योग वाले टॉपिक में। राजधानियां सिंपल बात है, पढ़ ही लेंगे, है ना, राजधानियों के बारे में। नदी और शहरों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे भारत में कौन कौन सी प्रमुख मिट्टियां, वैसे 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 8 में से 4 मिट्टियां ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रमुख है, जिनमें जलोढ़ को पढ़ेंगे, काली मिट्टी को पढ़ेंगे, लाल मिट्टी को पढ़ेंगे और लेटराइट मिट्टी को पढ़ेंगे। इन 4 मिट्टियों को पढ़ेंगे सिर्फ, है ना। उसके अलावा दलदली मिट्टी की बात करें, रेगिस्तानी की बात करें, पर्वतीय मिट्टी की बात करें, तो वो कोई इशू नहीं, ज्यादा आता नहीं है। समुद्री तटों की बात कर लेंगे, जो हमारे समुद्र तट हैं 12 बंदरगाह हैं, इनके तटों के क्या है, कोस्टल एरियाज के नाम है हमारे यहाँ भूगोल में, है ना। वेस्टर्न को क्या बोलते हैं, ईस्टर्न को क्या बोलते हैं, या पूर्वी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिणी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पढ़ेंगे समुद्रों के किनारे तटों के बारे में इस टॉपिक्स में। मैदानी क्षेत्र, भारत का कितना प्रतिशत भूगोल का ऐसा इलाका है जो मैदानी क्षेत्र है, तो 43% में क्या है, मैदानी क्षेत्र। मैदान का मतलब है जो प्लेन इलाके हैं, जो समतल इलाके हैं, जहां पे पहाड़ नहीं है, यहाँ पे पर्वत नहीं है, यहाँ पे घाटियां नहीं है, तो 43% हिस्सा है जो मैदानों के द्वारा, और मैदान किसके द्वारा, नदियों के द्वारा बनाए गए, और वो भी किसके द्वारा, गंगा के, यमुना के या गंगा घाटी के द्वारा बनाए गए मैदानों का निर्माण 43% पे है, जो सबसे बड़े मैदान है, जिन्हें मैदानों के रूप में पढ़ेंगे हम, है ना। जिसमें खासतौर पर खादर और बांगर के मैदान हम पढ़ते हैं उपजाऊ मिट्टी में। ट्रेन के बारे में पढ़ लेंगे, जो भूगोल का टॉपिक आता है, सबसे पहली ट्रेन कब चली, है ना, पहली विद्युत की ट्रेन कब चली, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, उसका किलोमीटर कितना था, है ना, भारत में सबसे लंबा रेलवे ट्रैक कौन सा है। ठीक है, तो इन ट्रेन्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। परमाणु संयंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत का उत्पादन परमाणु संयंत्रों के माध्यम से हो रहा है ना। परमाणु संयंत्रों के अलावा और क्या पढ़ रखे होंगे इसमें,
सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ लेंगे हम, है ना। तो वैकल्पिक जो ऊर्जा है वो कौन कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे हम, ज्वारीय ऊर्जा के बारे में पढ़ लेंगे हम, है ना, ज्वारीय समुद्री ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में तो बहुत चर्चा है, तो ये ऊर्जाओं को भी पढ़ेंगे हम, है ना। कर्क रेखा के बारे में पढ़ लेंगे भाई साहब, मानक समय रेखा के बारे में पढ़ लेंगे। ये टॉपिक हालांकि भारत की स्थिति में आ जाएंगे पहले में ही, लेकिन अलग से लिखा है बहुत अच्छे से समझने के लिए। 8 राज्यों से होकर के जाती है मानक समय रेखा, 5 राज्यों से होकर के आती है। इलाहाबाद के नैनी से इसे अपनाया, 82 डिग्री 1.2 आपने पढ़ा होगा, पूर्वी देशांतर, ठीक है। और क्या पढ़ लेंगे हम भारत के बारे में, जो निचोड़ है लगभग लगभग आपके पुलिस के हिसाब से, आप बहुत अच्छे से इन टॉपिक को लिख लेना, रट लेना, याद कर लेना, और चैनल के माध्यम से आपको शुरू किया जाएगा ज्योग्राफी बहुत अच्छे से। इसके अलावा खाड़ियां, है ना, खाड़ियां क्या होता है, समुद्र का एक सकरा हिस्सा, समुद्र के एक छोटे से हिस्से को, एक सकरे हिस्से को खाड़ी बोलते हैं, जहां पर 2 अलग अलग इलाके होते हैं जिनको वो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। खाड़ी बोलते हैं समुद्र के एक सकरे हुए हिस्से को। तो खाड़ियों को पढ़ लेंगे, जैसे मन्नार की खाड़ी आपने पढ़ी होगी, पाक जल संधि या पाक खाड़ियों से पढ़ लेते हैं, वो पढ़ी होगी आपने। द्वीपों के बारे में पढ़ लेंगे, कितने द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दोनों को पढ़ लेंगे। कौन कौन से को, अंडमान को भी पढ़ लेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। नहरों के बारे में पढ़ लेंगे, भारत की जो नहर प्रणाली है, भारत की सबसे लंबी नहर है, कहाँ से निकाली जाती है, नदियों के माध्यम से, ये आपको पता है। जहां पर बहुत सारे इलाके भारत के ऐसे हैं जहां जो सिंचाई के अंतर्गत नहीं आते, काफी दूर दराज सदूर इलाकों में स्थित है, तो वहां नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई की जाती है, तो उस तरफ पढ़ लेंगे। वनस्पति के बारे में पढ़ लेंगे भाई साहब, वनस्पति में साल का सबसे ज्यादा उत्पादन इस वृक्ष का कहाँ पे होता है, चंदन की कहाँ पे होती है सबसे ज्यादा, चीड़ का ये वृक्ष या पौधा कहाँ पे, कौन से राज्य में। समुद्री सीमाओं के बारे में पढ़ लेंगे, जो हमारी समुद्री सीमाएं होती हैं, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 2 से नॉटिकल माइल तक पढ़ते हैं। 3 सीमाएं होती हैं हमारी, एक सबसे पहली 12 नॉटिकल माइल, दूसरी 24, उसके आगे तक जा सकते हैं समुद्र में, और तीसरी सबसे लास्ट तक जहाँ अनुसंधान या खोज करने का अधिकार होता है 200 नॉटिकल माइल होती है ना। 1 नॉटिकल माइल की समुद्री दूरी होती है 1.59 किलोमीटर, है ना, कुछ समथिंग अराउंड किलोमीटर्स में मापा जाता है। नॉटिकल माइल समुद्र में दूरी मापते हैं, किलोमीटर रोड्स वगैरह पे, है ना। तो ये टॉपिक आपके हो गए भूगोल के। अगर कोई छूट रहा हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अवश्य बताएंगे। वैसे मैंने कोशिश करी है, ये मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, किताबों में तो अलग से दे रखे होते भैया, पब्लिकेशंस में वो अपने हिसाब से बनाते, लेकिन हमने अपने हिसाब से लिख दिया है ये टॉपिक को छांट करके, जहां से भी जैसे भी जो भी संभावना क्वेश्चंस की बन सकती है, एक एक टॉपिक को अलग से आपके लिए लिखा है ना। पहले टॉपिक इस वजह से बताए गए टॉपिक शुरू करने से पहले कि आप इनका एक नोट्स बना लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। और समय समय पे हमें याद दिलाते रहेंगे कि गुरुजी आपने ये लिखाया था, कौन सा टॉपिक आ गया, है ना। तो इन्हीं टॉपिकों को करके बहुत अच्छे से अब मैं आपके सामने रखूंगा और पढ़ाऊंगा। तो इसकी एक प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगी भी। तो ज्योग्राफी की डेली आपको एक क्लास मिलेगी, और लाइव क्लास में 3 बजे आप आया करें और रात को 9 बजे आया करें। लाइव क्लास डेली 2 चलती है, ठीक है, चैनल को। तो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन तब तक आएगा, आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। बस आप अपनी तैयारी बेहतरीन रखो भाई साहब, तैयारी बेहतरीन रखो, और इसी तरीके से तैयारी करनी होगी कि टॉपिक्स लिख करके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पुराने पेपरों में क्या क्या पूछा गया है। यही प्लानिंग होती है, एक सही और शानदार प्लानिंग होती है, ठीक है। तो चैनल को, वीडियो को, क्लास को, लिंक को आप अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियों के साथ, देवी सज्जनों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये टॉपिक आपके लिए हो गया, सारे टॉपिक्स हो गए। कल फिर मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, तब तक स्वस्थ मस्त रहें और शानदार रहें। नमस्कार।